तो क्वेश्चन नंबर 10 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया तो इस बार पूछने की संभावना है इसकी। तारीख 31/3/2017 के दिन पार्थ लिमिटेड की सकल तलपट निम्नलिखित है। आपको 2 सवाल जरूर तैयार करके जाना है, पहला है 9वां और 10वां, ये जरूर तैयार करके जाना। इनमें से ही आपको रकम बदल के पूछने को मिलता है। यहाँ पर बिक्री दी गई है, यहाँ पर देखते नीचे क्या दिया गया है। उपर्युक्त जानकारी पर से कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार तारीख 31/3/2017 के दिन पूरा होने वाले वर्ष की पक्की तलपट तैयार कीजिए। हिसाब से संबंधित प्रविष्टियाँ आवश्यक नहीं हैं। पक्की तलपट बोला है यानी लाभ हानि पत्रक और पक्की तलपट दोनों तैयार करना पड़ेगा। तो हम लोग बनाते हैं, इसको करते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्म बना लेना चाहिए, यानी शीट बना लेनी चाहिए। तो हम लोग पहले बना लेते हैं, आपको समझाते हैं। ये रहा। तो सबसे पहले हमने लाभ हानि पत्रक बनाया है और हम लोग जहाँ पर जितनी लाइन छोड़े हैं वहाँ पर आपको उतनी लाइन छोड़ देना, नहीं तो आपको फिर बाद में तकलीफ पड़ सकती है। विवरण और नोट, रकम लिखा है कामकाज के विवरण में से उपज, ओके, अन्य उपज और कुल उपज। फिर खर्च है खरीदी, रोकड़, स्टॉक में परिवर्तन, प्रत्यक्ष खर्च, कर्मचारी लाभ का खर्च, वित्तीय खर्च, घिसाई और उपलिखित रकम, अन्य खर्च। आपको ऐसे ही पहले से लिख के रख लेना है और जिससे आपको सवाल जल्दी हो सके, बराबर, टाइम बचे आपका, इसलिए हमने ऐसे लिखा है। फिर आता है कुल खर्च, फिर आयकर के पहले का लाभ, आयकर के प्रावधान, आयकर के बाद का लाभ। फिर यहाँ पर देखते हैं श्री पार्थ लिमिटेड कंपनी की तारीख 31/3/2017 के दिन की पक्की तलपट। विवरण लिखा है यहाँ पर, इक्विटी और दायित्व लिखा है, शेयर धारकों का फंड या आप भंडोल भी लिख सकते हो, शेयर पूंजी, अनामत और आदि की। यहाँ पर हमने 2 लाइन छोड़ी हैं, तो आप भी यहाँ पर 2 लाइन छोड़ देना, 1 लाइन तो ऐसे ही छोड़ दिया है, ओके। दूसरा है बिन चालू दायित्व। बिन चालू दायित्व में दीर्घकालीन उधारी रकम, अन्य दीर्घकालीन दायित्व, दीर्घकालीन प्रावधान। चालू दायित्व में है अल्पकालीन उधारी रकम, व्यापारी देना, अन्य चालू दायित्व, अल्पकालीन प्रावधान। फिर हमने पक्की तलपट दूसरे पेज पे भी बनाई है संपत्तियों वाली, ओके। यहाँ पर संपत्तियाँ हैं, पहला है बिन चालू संपत्ति में है स्थायी संपत्ति, दृश्य संपत्ति, अदृश्य संपत्ति। बिन चालू विनियोग, दीर्घकालीन लोन, धिराण, अन्य बिन चालू संपत्ति हैं। चालू संपत्ति में चालू विनियोग, माल सामग्री, व्यापारी लेना, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष, अल्पकालीन लोन, धिराण, अन्य चालू संपत्ति, कुल योग यहाँ पर लिखा है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, पहले ही बिक्री लिखा है, तो बिक्री कहाँ पर आती है? लाभ हानि खाते में उपज के आती है, कामकाज के विवरण में से उपज, ओके, उसमें लिखा जाएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं बिक्री, ओके। तो यहाँ लिख लेते हैं बिक्री कितनी है? तो बिक्री है 11,25,000। कितनी है? 11,25,000 है, ओके। फिर दूसरा दिया है कर्मचारी लाभ के खर्च, यानी 1,95,000 दिया है। तो यहाँ पर कर्मचारी से संबंधित खर्च है, लाभ हानि में लिखा ही होता है खर्चा के अंदर, ओके। लाभ हानि मतलब कर्मचारी से संबंधित खर्च दिया है, तो ये वही लिख देंगे हम लोग 1,95,000। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कर्मचारी लाभ का खर्च कितना है, तो 1,95,000 है, तो यहाँ लिख देते हैं 1,95,000, ओके, सीधा सीधा आ गया है। अब दिया है माल सामग्री, तो माल सामग्री को हम माल सामग्री ही लिखते हैं। 1,00,000 कितना है? 65,000 है। माल सामग्री कहाँ आती है? तो ये हमारी संपत्ति है। संपत्ति में हम लोग कहाँ लिखते हैं? चालू संपत्ति के अंदर लिखते हैं। चालू संपत्ति में उपशीर्षक ही माल सामग्री है, तो वहीं हम लोग लिखते हैं। ये पक्की तलपट की संपत्ति साइड है, चालू संपत्ति में माल सामग्री लिखा हुआ ही है, तो हम लोग सामने लिख देते हैं माल सामग्री कितना है? 1,65,000 है, तो 1,65,000 आएगा, ओके। तो यहाँ पर दिया है वित्तीय लागत 26,250 है। वित्तीय लागत आपको पता है कहाँ पर आता है? लाभ हानि पत्रक के अंदर खर्चों के अंदर वित्तीय खर्च या वित्तीय लागत है, तो उसके अंदर लिख देंगे सीधे 26,250। ये लाभ हानि पत्रक है, इसमें लिखा है वित्तीय खर्च या वित्तीय लागत। आपको लागत लिखनी है तो लागत लिखें, ओके, खर्च लिखना है तो खर्च लिखें। कितना आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 26,250 आता है, ओके। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिए। आप हाइप करते हैं तो हमको कुछ पॉइंट मिलते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए वीडियो बनाने की और इच्छा हो जाती है, जागृत होती है, तो इसलिए आप हाइप भी कर दीजिएगा। आगे देखते हैं।
तो प्रतिभूति प्रीमियम दिया है, ये नया पॉइंट है, अभी तक आया नहीं है। कितना है? 60,000 प्रतिभूति प्रीमियम कहाँ पर आता है? इक्विटी दायित्व की तरफ आता है, अनामत और आधिक्य में, यानी कि जो मुख्य शीर्षक है शेयर धारकों का भंडोल या फंड, उसके अंदर आएगा। उसके अंदर बी में अनामत और आधिक्य दिया है, उसके अंदर लिखा जाता है, तो वहाँ लिखते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा है अनामत और आधिक्य शेयर धारकों का भंडोल या फंड। आपने फंड लिखा है तो फंड, भंडोल लिखा है तो भंडोल। ओके, यहाँ लिखते हैं प्रतिभूति प्रीमियम। ओके, अब यहाँ कितना है? 60,000 है। 60,000 यहाँ लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, एक और आएगा इसके लिए। ओके, क्या आएगा? वो लाभ आता है ना, लाभानी पत्रक का, वो आपने पिछली वीडियो में भी देखा था, तो वो यहाँ पर आएगा। और आपको पहला वीडियो जरूर देखना चाहिए, उसमें से क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है, कैसे याद करना है, वो सब वहाँ पर जानकारी दी है, तो वहाँ वो वाला पहला वीडियो जरूर देख लेना। स्थायी संपत्ति दी है, दृश्य कितनी है? 12 लाख दिए गई है। आपको मालूम है ना स्थायी संपत्ति कहाँ पर आती है? संपत्ति के अंदर आती है, तो वहीं आपको लिखना है। वो कहाँ आती है? तो इस संपत्ति के अंदर पहला मुख्य शीर्षक है बिन चालू संपत्तियाँ, उसके अंदर उप शीर्षक है स्थायी संपत्ति, उसके अंदर दृश्य संपत्ति, वहाँ पर आपको 12 लाख लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है ना बिन चालू संपत्ति, स्थायी संपत्ति में 10 संपत्ति लिखी हुई है, इसके सामने हम लोग 12 लाख लिख देते हैं। 12 लाख। ओके, हो गया है। आगे देखते हैं। अब दिया है व्यापारी देना। व्यापारी देना है 90,000। तो व्यापारी देना का मतलब होता है लेनदार, और हमको देना पड़ेगा, इसलिए लेनदार कहाँ पर आते हैं? इक्विटी दायित्व में आता है। और एक कौन सा दायित्व गिना जाता है? इसको चालू दायित्व गिना जाता है। चालू दायित्व में हम लोग व्यापारी देना के उप शीर्षक है, उसी में हमको लिखेंगे, उप शीर्षक ही दिया हुआ है, तो इक्विटी दायित्व में लिखते हैं। तो ये है पक्की तलपट इक्विटी दायित्व है, जिसमें हम लोग चालू दायित्व के अंदर व्यापारी देना लिखा हुआ है। ओके, इसके सामने ही लिख देते हैं। कितना लिखा है? व्यापारी देना 90,000 है, तो 90,000 लिखते हैं। ओके, हो गया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है इक्विटी शेयर पूंजी 7,50,000। ये तो आपको सीधा सीधा पता पड़ गया है, इक्विटी शेयर है। कहाँ पर आता है? इक्विटी और दायित्व के अंदर पहला मुख्य शीर्षक है शेयर धारकों का फंड, उसमें शेयर पूंजी के उप शीर्षक के नीचे लिख देते हैं। तो ये है हमारे पास बराबर पक्की तलपट, जिसमें शेयर धारकों का भंडोल या फंड के अंदर शेयर पूंजी लिखी हुई है। वहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या? इक्विटी शेयर कितना है? 7,50,000 है, 7,50,000 लिख देते हैं। ओके, अब हमारे पास है ये व्यापारी लेना है 60,000। तो व्यापारी देना जो था वो लेनदार था, व्यापारी लेना क्या होगा? देनदार हमारा कैसे है? चालू संपत्ति है। चालू संपत्ति में व्यापारी लेना ही लिखा हुआ है, तो सेम टू सेम हम लोग लिख देंगे 60,000। ये संपत्ति साइड है, इसमें लिखा है चालू संपत्ति में व्यापारी लेना लिखा हुआ है, कितना है? 60,000 है, तो 60,000 हम लोग लिख देते हैं। बराबर। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो आप ये पेन खरीद सकते हैं। बराबर। ये है रेनॉल्ड्स एरो स्लिम बॉल पेन है, बहुत शानदार पेन है, राइटिंग बहुत अच्छी आती है इससे। ओके, 5 रुपये वाला पेन है, ज़्यादा वो भी नहीं है। तो आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब लिखा है अन्य उपज कितनी है? 30,000 है। कितनी है? 30,000। अन्य उपज आपको पता है ना कहाँ आती है? लाभानी पत्रक में अन्य उपज के अंदर ही आती है, तो वहाँ लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अन्य उपज, यहाँ लिखा है कितना है? 30,000 लिखा हुआ है, तो 30,000 लिखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब लिखा है दीर्घकालीन उधारी रकम। तो दीर्घकालीन उधारी रकम तो लिखा ही है, ये उपशीर्षक है। कहाँ पर किस मुख्य शीर्षक इसका क्या होगा? तो बिन चालू दायित्व के अंदर आता है। बिन चालू दायित्व के अंदर हम लोग लिखेंगे 5,25,000। तो ये है बिन चालू दायित्व बराबर दीर्घकालीन उधारी रकम, ये रही। कितना है? 5,25,000 है, 5,25,000। ओके, आगे देखते हैं। फिर दिया है रोकड़ और बैंक सिलक दिया है 90,000। तो ये आपको पता ही है कहाँ पर है, ये हमारी चालू संपत्ति है। चालू संपत्ति में डी में दिया है रोकड़ और रोकड़ समकक्ष, उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं 90,000।
तो ये चालू संपत्ति में लिखा है। ओके, विसंपत्ति साइड में, चालू संपत्ति में रोकड़ और रोकड़ समकक्ष यहाँ पर लिखना हो तो बैंक शिलक लिख सकते हैं। बैंक शिलक कितना था बैंक शिलक? तो बैंक शिलक था 90,000 था, तो यहाँ लिखते हैं 90,000। ओके, आगे देखते हैं। अब लिखा है घिसाई 33,750 है, तो घिसाई खर्च में आता है, लाभ हानि के खर्च में। वहाँ पर घिसाई और अपलिखित रकम लिखी है, उसके अंदर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। ओके, तो लाभ हानि पत्रक में लिखा है घिसाई और अपलिखित, तो घिसाई यहाँ पर ही सामने लिख देते हैं 33,000। ओके, 33,750। ओके, आगे देखते हैं। यह है बेचे माल की लागत 6 लाख है, तो बेचे माल की लागत का मतलब होता है खरीदी। खरीदी के अंदर हम लोग लिखते हैं लाभ हानि पत्रक के अंदर। तो यह है लाभ हानि पत्रक। ओके, यहाँ पर लिखा है खरीदी, ये रहा, खरीदी के अंदर लिख देते हैं कितना है यहाँ पर कितना है 6 लाख है, तो 6 लाख लिखते हैं। समझने के लिए लिखना हो तो लिख सकते हैं बेचे माल की लागत। ओके, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है बिन चालू विनियोग 2,10,000। बिन चालू विनियोग कहाँ पर आती है? संपत्ति के अंदर है। बिन चालू संपत्तियों के अंदर ही बिन चालू विनियोग उपशीर्षक दिया है, तो उसके अंदर ही लिख देते हैं। तो यहाँ ही लिख देते हैं, ये लिखा है बिन चालू विनियोग। बिन चालू विनियोग कितना है? 2,10,000 है, 2,10,000 लिख दिया है। ओके, अब हम लोग सबका टोटल वोटल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं 11,25,000 और 30,000 जोड़ते हैं, तो हमारे पास यहाँ टोटल लिख के लिखना है, तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा 11,55,000 हो जाता है। ओके, 11,55,000 हो गया। यहाँ पर स्टॉक परिवर्तन नहीं है, प्रत्यक्ष खर्च नहीं है और अन्य खर्च नहीं है, इन सब का टोटल करते हैं। ओके, इन सब का टोटल करते हैं तो कितना आता है? 6 लाख प्लस 1,95,000 प्लस 26,250 प्लस 33,750 कितना आता है? 8,55,000 आता है। तो यहाँ लिख देते हैं 8,55,000। ओके, 8,55,000 आया। 11,55,000 में से 8,55,000 घटाते हैं तो डायरेक्ट घट जाता है, कितना आता है? 3 लाख आता है। कितना आएगा? 3 लाख। तो यहाँ लिख देते हैं 3 लाख। ओके, उसके बाद हम लोग आयकर का प्रावधान नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका लाभ कहाँ पर आएगा? 3 लाख ही आता है। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो ये आया है, क्या आया है? आयकर के बाद का लाभ 3 लाख है। इसको कहाँ लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे इक्विटी दायित्व की तरफ अनामत आदि के अंदर इसको 3 लाख को लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं प्लस करके। ओके, क्या लिखेंगे? लाभ हानि पत्रक का लाभ कितना है? 3 लाख। इसलिए जगह छोड़ी थी, 2 जोड़ते हैं तो 3,60,000 आ जाता है। यहाँ लिखते हैं 3,60,000। ओके, अब इसका टोटल करके हमको लिखना है। यहाँ पर कितना होगा तो देखेंगे 7,50,000 प्लस 3,60,000 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 11,10,000। 11,10,000 आता है। ओके, इसमें देखेंगे तो अन्य दीर्घकालीन दायित्व नहीं दिया है। दायित्व की जगह जिम्मेदारी लिखना है तो लिख सकते हैं। दीर्घकालीन प्रावधान भी नहीं दिया है। इसका टोटल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, कितना आएगा? 5,25,000। ओके, 5,25,000 आता है। इधर भी कुछ नहीं दिया है। अल्पकालीन उधार ली रकम नहीं दी थी, अन्य चालू दायित्व नहीं दिया है और अल्पकालीन प्रावधान नहीं दिया। इसका टोटल करते हैं तो 90,000 आता है। इन सबको जोड़ लेते हैं। 11,10,000 प्लस 5,25,000 प्लस 90,000 बराबर कितना आता है? 17,25,000 आता है। ओके, यहाँ लिखते हैं कुल योग। कुल योग कितना है? 17,25,000 आता है। ओके, अब लोग इधर साइड का टोटल करते हैं। इधर साइड है हमारी संपत्तियां। संपत्तियों के अंदर देखते हैं हम, यहाँ पर टोटल करते हैं। क्या था यहाँ पर?
अदृश्य संपत्ति नहीं थी, दीर्घकालीन लोन और धिराण नहीं था, अन्य बिन चालू संपत्ति नहीं थी, बराबर। तो इन सब का टोटल करते हैं तो यहाँ पर देखो 12 लाख और 2 लाख 14 लाख हुआ, 14 लाख यहाँ पर 14,10,000, ओके 14,10,000 आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब इसका टोटल करते हैं। चालू विनियोग नहीं दिया था, ओके। अब यहाँ पर अल्पकालीन लोन धिराण नहीं दिया था, चालू संपत्ति नहीं दी थी। इसका टोटल करते हैं तो ये 1,65,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 कितना आता है, 3,15,000 आता है। तो 3,15,000 यहाँ लिखते हैं, ओके। यहाँ कुल योग कर देते हैं, इनका कुल योग कितना आता है देखते हैं। तो 3,15,000 प्लस 14,10,000, 14,10,000 कितना आता है, 17,25,000 आता है। दोनों का टोटल बराबर आ गया। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।